हेलो दोस्तों, गुलाब सिंह हिंदू डिग्री कॉलेज में मैं सज्जाद अली जैदी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। एजुकेशन साइकोलॉजी शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने बालक के विकास में वंशानुक्रम एवं वातावरण की भूमिका के बारे में जाना, जिसमें जो टॉपिक हमने पढ़े वो लैमार्कवाद, डार्विनवाद और उत्परिवर्तनवाद के बारे में पढ़ा। इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए इसमें आज हम पढ़ेंगे कुछ वंशानुगत बीमारियों के बारे में, जिनमें हीमोफीलिया, वर्णांधता, इन दो बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा मेंडल का आनुवांशिक सिद्धांत पढ़ेंगे, डीएनए, आरएनए, वंशसूत्र अथवा गुणसूत्र के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि बालक के विकास की आधुनिक विचारधारा क्या है। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। सर्वप्रथम हम अध्ययन करेंगे हीमोफीलिया का। जी हाँ, हीमोफीलिया एक वंशानुगत रोग है। यह रोग रक्त श्रेवण रोग भी कहलाता है, चूँकि चोट लग जाने पर औसतन 2 से 8 मिनट में रक्त का थक्का बन जाता है और रक्त बहना बंद हो जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति को हीमोफीलिया होता है उस व्यक्ति में रक्त का थक्का नहीं जम पाता है, जिसका कारण विटामिन के की कमी एवं अन्य कुछ विटामिन की कमी हो सकता है। यदि शीघ्र उपचार न मिले तो रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। यह बीमारी महारानी विक्टोरिया से प्रारंभ हुई। जी हाँ, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया से उत्परिवर्तन के कारण या जीन उत्परिवर्तन के कारण इस बीमारी का प्रारंभ माना जाता है। महारानी विक्टोरिया के पति एडवर्ड एक सामान्य पुरुष थे और महारानी विक्टोरिया के माता पिता अथवा उनके वंश में कोई इस तरीके का व्यक्ति नहीं था जिसके डीएनए में हीमोफीलिया पाया जाता हो। लेकिन महारानी की संतानों में से कुछ में हीमोफीलिया पाया गया। हीमोफीलिया का वहाँ से प्रारंभ माना जाता है। आइए दूसरी बीमारी के बारे में जानते हैं, जो वंशानुगत बीमारी है। इस बीमारी का नाम है वर्णांधता, जिसे हम डेल्टोनिज्म अथवा प्रोटीन दोष के नाम से भी जानते हैं। इसको हम कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। यानी इस बीमारी में जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसको लाल और हरा कलर पहचानने में परेशानी होती है। वो इन कलर में भेद नहीं कर पाता है, जिसके चलते वर्णांध व्यक्ति वह होता है जो वर्णांधता बीमारी से ग्रसित होता है। वह व्यक्ति वर्णांध व्यक्ति कहलाता है। तो जो व्यक्ति वर्णांध होता है वह कलाकार, डिजाइनर या साज सज्जा कलाकार, रेल जहाज अथवा बस का ड्राइवर नहीं बन सकता, क्योंकि जब रेल चलती है तो रेल में तो हरी और लाल झंडी का प्रयोग किया जाता है। अब लाल और हरे में वो डिफरेंस नहीं कर पाएगा, तो इसलिए ये क्या हो, ऐसा व्यक्ति रेल जहाज या किसी भी चीज़ का ड्राइवर या कलाकार वगैरह नहीं बन सकता। यह बीमारी गोरे लोगों में ज़्यादा होती है। लगभग 8% गोरी जातियों में पाई जाती है और 4% जो ब्लैक स्किन वाले लोग होते हैं उनमें पाई जाती है। स्त्रियों में इसकी मात्रा बहुत कम है। पुरुषों के मुकाबले 1/10 से 1/5 तक ये पाई जाती है। सर्वप्रथम जो इस बीमारी का पता लगाया वर्णांधता का या कलर ब्लाइंडनेस का, वो लगाया हॉर्नर नामक एक विचारक ने। 1876 में हॉर्नर ने वर्णांधता का पता लगाया। थोड़ा सा हम ये ध्यान रखेंगे इस चीज़ का कि 1876 में हॉर्नर ने वर्णांधता अथवा कलर ब्लाइंडनेस का पता लगाया। अब हमने याद कर लिया, मान लो कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता, और एग्जाम में आ गया डेल्टोनिज्म बीमारी का किसने पता लगाया। तो इसलिए हमें ये नाम भी इसके थोड़ा ध्यान रखने हैं कि डेल्टोनिज्म या प्रोटीन दोष, वर्णांधता अथवा कलर ब्लाइंडनेस, ये नामों से जानी जाती है बीमारी। तो ये 1876 में हॉर्नर नामक वैज्ञानिक ने इसका सर्वप्रथम पता लगाया था। आइए इसका थोड़ा टेस्ट करके देख लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये गोला है और इस गोले के बीच में जो ग्रीन डॉट से लिखा हुआ है 74, ये 74 ग्रीन डॉट्स है और बाकी डॉट जो हैं वो रेड हैं।
अब इसमें हमें तो 74 दिखाई दे रहा है, लेकिन जो वर्णांध व्यक्ति होता है चूंकि वो रेड और ग्रीन में डिफरेंस महसूस नहीं कर पाता है, तो इसलिए उसको यहाँ पे सब एक जैसे ही लगेगा, उसे 74 लिखा हुआ दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह से इसका टेस्ट हो जाता है। हमने भी टेस्ट कर लिया। आइए अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं मेंडल का वंशानुक्रम सिद्धांत। तो पहले हम मेंडल का थोड़ा सा जीवन परिचय ले लेते हैं। इनका पूरा नाम था गिरोगर जॉन मेंडल। ऑस्ट्रिया नाम के देश में एक शहर है बुरुन। उस बुरुन शहर में एक चर्च में ये पादरी थे और एक साधारण माली के बेटे थे। साधारण माली के बेटे होने के कारण इनमें किसानी के गुण कूट कूट कर भरे थे और इसलिए इनका बाद में कहीं ना कहीं मटर पर प्रयोग हुआ। बचपन से ही इनके दिमाग में ये बातें आती रहती थी कि कोई सा पौधा छोटा होता है, कोई सा पौधा जो होता है वो बड़ा होता है, ऐसा क्यों होता है। कुछ फूल पीले होते हैं, कुछ फूल लाल होते हैं, ऐसा क्यों होता है। ये अपने पिताजी से पूछते भी थे इन बातों को, लेकिन वो नहीं बता पाते थे। लेकिन उनकी जिज्ञासा को देखते हुए, वो गरीब होने के बावजूद भी उनके पिताजी ने उनको ग्रेजुएशन करा दिया था। उसके बाद वो नौकरी ढूंढने लगे और नौकरी ढूंढने के क्रम में चर्च में उन्हें नौकरी मिली। उसी चर्च में बाद में वो पादरी भी बन गए थे और वहाँ पर जो बगीचा था उसमें वो अपना बागबानी करते थे। तो बगीचे की जिम्मेदारी भी उन्हें सौंप दी गई थी और विज्ञान के प्रति उनकी रुचि देखकर चर्च कमेटी ने उनको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भेज दिया था। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद वो फिर से अपना आ गए चर्च में और मटर के पौधों पर अपने प्रयोग करने लगे। वो मटर का पौधा इसलिए चुना कि भाई मटर का ही पौधा क्यों चुना, और किसी पौधे पे भी प्रयोग कर सकते थे, आम के पेड़ पे कर सकते थे, जामुन के पेड़ पे कर सकते थे, मटर पे ही क्यों किया। क्योंकि मटर का जो पेड़ होता है इसका जीवन काल 1 वर्ष होता है। 1 वर्ष में ही परिणाम निकल के आ जाता है ना। तो कई पीढ़ियाँ उसकी जो है संभव है उन पे 1 वर्ष, मान लो 3 पीढ़ियों पे किया तो 3 वर्ष में हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो इसलिए मटर के पौधे पे इन्होंने किया। फिर दूसरा, मटर का पौधा जो होता है ये 2 लिंगी होता है। जैसे मनुष्य होता है, मनुष्य कैसा है, एक लिंगी प्राणी है, भाई या तो पुरुष है या स्त्री है। लेकिन जो मटर का पौधा है ये 2 लिंगी है। इसमें पुरुष या स्त्री इस तरीके का कोई वो हिसाब नहीं है, बल्कि दोनों अपने आप में ही है। जीवधारियों में भी ऐसे कुछ जीव होते हैं, जैसे केचुआ होता है, आपने सुना होगा। तो केचुआ क्या है, 2 लिंगी प्राणी है। उसमें ऐसा नहीं होता, मादा और नर नहीं होता है। और भी बहुत से ऐसे पेड़ पौधों में कुछ प्रजातियाँ और जीव जंतुओं पाई जाती हैं जो 2 लिंगी होती हैं। तो मटर का पौधा क्या है, 2 लिंगी है। और यहाँ पर इन्होंने जो मटर के पौधे चुने थे वो कैसे थे, विपर्यासी या विरोधी प्रवृत्ति के थे। तो विपर्यासी यानी विपर्यासी का मतलब क्या होता है, विरोधी, अपोजिट प्रवृत्ति का। यानी एक बोना पेड़ है तो एक लंबा पेड़ है। तो ये शब्दावली भी होती है कुछ, ये जो है इसको भी हमें समझ के चलना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है शब्दावली के अभाव में हमारा क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाता है। तो जैसे ये विपर्यासी शब्द है, तो विपर्यासी का मतलब क्या है, विरोधाभासी अथवा अपोजिट। तो मटर के दाने पर इन्होंने प्रयोग किया अपने, और अपना एक रिसर्च पेपर लिखा। वो रिसर्च पेपर इनका छपा 1866 में। वो रिसर्च पेपर इनका प्रकाशित हुआ। मेंडल का क्या नाम था इनका पूरा, गिरोगर जॉन मेंडल। गिरोगर की उपाधि इन्होंने बाद में लगाई थी चर्च में जाने के बाद, वैसे पहले तो इनका नाम जॉन मेंडल ही था। मटर के दाने पे प्रयोग करने के बाद इन्होंने अपने वैज्ञानिक नियम बताए, किस तरह से जो है एक नस्ल से दूसरी नस्ल में गुण आते हैं, इस तरह की इन्होंने बातें बताई। वो हमारा विषय नहीं है, बहरहाल हमने जितना जानना था इनके बारे में वो जान लिया है। बाकी अब हम पढ़ते हैं डीएनए और आरएनए की बनावट। इसके अलावा गुणसूत्र और वंशसूत्र के बारे में जानते हैं। तो गुणसूत्र या वंशसूत्र क्या होते हैं, ये मनुष्य के गुणसूत्र के बारे में हमें अध्ययन यहाँ पे करना है। एक मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, या उसे हम कह सकते हैं 23 जोड़ी गुणसूत्र अथवा 46 गुणसूत्र। तो इसमें एक्स और वाई 2 किस्म के गुणसूत्र होते हैं, एक्स गुणसूत्र और वाई गुणसूत्र। इसे हम वंशसूत्र के नाम से भी जानते हैं, वंशसूत्र भी कह सकते हैं। जो माताएं होती हैं उनमें सिर्फ केवल एक्स गुणसूत्र होते हैं, जबकि पिता के शुक्राणु में
X तथा Y दोनों प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। XX जब गुणसूत्र मिलते हैं तब संतान लड़की होती है, और जब X और Y गुणसूत्र मिलते हैं तब संतान लड़का होता है। तो किसी भी स्थिति में हम इसको देखें, जो स्त्री होती है वो संतान उत्पत्ति में लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार नहीं होती है, बल्कि हर बार जो है पुरुष ही जिम्मेदार होता है लड़का या लड़की संतान होने के क्रम में। अब इन गुणसूत्रों का नाम जो है X और Y क्यों रखा गया? तो ये इसलिए रखा गया चूंकि इनका जो आकार होता है, बनावट होती है, वो X और Y जैसी होती है थोड़ी थोड़ी, इसलिए इनका नाम X गुणसूत्र और Y गुणसूत्र रखा गया। ये DNA और RNA जो जीन्स के माध्यम से माता पिता से संतान में पहुंचते हैं, और इसी से क्या होता है, आनुवांशिकता आगे बढ़ती है। तो ये थे हमारे कुछ वंशानुक्रम और वातावरण से संबंधित सिद्धांत और रोग। आइए अब जान लेते हैं कि बालक के विकास में वंशन और वातावरण की आधुनिक विचारधारा क्या है। तो जैसा कि वंशानुक्रमवादियों ने तो ये बात मानी कि जो बालक का विकास होता है उस पर वंशानुक्रम का पूर्ण रूप से प्रभाव पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि भाई जिस चीज़ का बीज होगा, जैसे मान लो गुलाब के फूल का बीज है तो उस पर गुलाब का फूल आएगा, गेंदे के फूल का बीज है तो गेंदे का फूल आएगा। ऐसी मानव का है कि जिस हिसाब का उसका DNA RNA होगा उसी हिसाब से वो बालक विकास कर पाएगा। ये वंशानुक्रमवादियों का कहना है। वातावरणवादियों का कहना क्या है कि जैसा हमारा वातावरण होगा, जैसा हमारा एनवायरनमेंट होगा, हम उसी हिसाब से तरक्की कर पाएंगे, उसी हिसाब से डेवलप कर पाएंगे सब चीज़ों को। जैसे मान लो पेड़ है, आम का पेड़ है, उस आम के पेड़ को आएगा तो उस पर आम ही, लेकिन उसका वातावरण बढ़िया ना हो, उसे उचित खाद पानी ना मिले, अच्छा उसका वहाँ पे एटमॉस्फेयर ना हो, तो वो तो सूख जाएगा पेड़, या आएगा भी उस पर तो अच्छा किस्म का आम नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए इन्होंने कहा कि भाई वातावरण जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वातावरणवादियों ने। अब दोनों की बात अपनी अपनी जगह सही है। तो जो आधुनिक विचारधारा निकल के आई वो ये आई कि वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों से ही बच्चा प्रभावित होता है। जो वंशानुक्रम है और वातावरण है, दोनों का हम कह सकते हैं 50-50% रोल इसमें होता है। अब ये वुडवर्थ नाम के एक विचारक हुए, इन्होंने कहा कि बीज में वृक्ष बनने की संभावना निहित रहती है, लेकिन वातावरण के आधार पर उसके विकास का स्तर निश्चित है। दोनों में से किसी एक के अभाव में वृक्ष का समुचित ढंग से विकसित होना संभव नहीं है। तो वुडवर्थ महोदय ने हमसे क्या बताया कि भाई वंशानुक्रम और वातावरण का दोनों का रोल जो है वो समान रोल। एक वातावरणवादी है जिनका नाम है JB वाटसन। तो JB वाटसन ने हमसे क्या बताया, JB वाटसन ने हमसे कहा कि मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दो और मैं उन्हें उसी हिसाब से उनकी परवरिश करूंगा, उन्हें जो चाहे बना सकता हूँ, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चोर, डकैत, कुछ भी बना दूंगा। यानी बालक को जिस हिसाब का मैं वातावरण दूंगा वो बालक वही बनेगा, ऐसा उन्होंने कहा। तो दोनों की बातें सही हैं कि भाई वातावरण और वंशानुक्रम दोनों का प्रभाव बालक के विकास में पड़ता है। अब बालक का विकास किस तरीके से करना है, वो बालक के विकास में टीचर्स का बहुत इन्वॉल्वमेंट रहता है पेरेंट्स के अलावा। तो इसलिए बच्चों की साइकोलॉजी को समझकर तब बच्चों को पढ़ाया जाए, इसलिए हमें ये विकास के सिद्धांत समझने आवश्यक थे। इससे हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड भी मेंटेन होता है, बनता है। तो ये आज की हमारी वीडियो थी। अगली वीडियो में हम मनोविज्ञान का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।